हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम एस एन सी आर टी स्टडीज़। एंड आज मैं आपके लिए दोबारा लेकर आ चुका हूँ हिंदी। इससे पिछली कई वीडियोस में हमने हिंदी वितान को पढ़ा था, बट आज से स्टार्ट कर रहे हैं हिंदी आरोह की ये जो बुक है हमारी। आज इस वीडियो के अंदर चैप्टर हमने 1 ले लिया है, जो कि है हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। इस वीडियो के अंदर हम इनका आज जीवन परिचय और जो हमारा पाठ परिचय है वो भी इस वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। ठीक है। हरिवंश राय बच्चन जी जो है इस कविता के यानी इस चैप्टर के लेखक हैं। चैप्टर का नाम है आत्म परिचय। ठीक है। आत्म परिचय इस चैप्टर का नाम है और ये इसके क्या है, लेखक हैं। तो चलो बिना देरी किए शुरू करते हैं इस चैप्टर को पढ़ना। सबसे पहले पढ़ेंगे हम हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। कवि परिचय। आधुनिक हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन का जन्म सन 1907 ईस्वी को इलाहाबाद में हुआ। तो जब भी जैसे हमें पेपर में पूछा जाता है किसी भी कवि का हम जीवन परिचय, कवि परिचय, तो हमें सबसे पहली लाइन यही लिखनी है कि हरि जो भी जैसे यहाँ पर है बात हरिवंश राय बच्चन जी के बारे में। हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म सन 1907 में हुआ। यहाँ पर लेखक का नाम और सबसे पहले उनका जन्म का सन और कहाँ हुआ था उनका जन्म वो भी यहाँ पर हमें मेंशन करना होता है। जैसे कि यहाँ पे अब एक यहाँ पे चीज और जुड़ गई है इनके कवि परिचय में। हिंदी आधुनिक हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक। अब इस क्वेश्चन को भी एग्जामिनर पूछ सकता है कि आधुनिक हिंदी साहित्य में हालावाद के प्रवर्तक कौन है। तो हमें यहाँ पर याद रखना है कि डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी वो क्या है, हालावाद के प्रवर्तक हैं। तो इस तरीके से आपको कवि परिचय बहुत ही ध्यान से देखना है, समझते हुए चलना है और याद करना है। तो इनका जन्म हुआ था, डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी का जन्म हुआ था सन 1907 ईस्वी में इलाहाबाद में। ठीक है। इनके पिता का नाम क्या था, प्रताप नारायण था, और माता जी का नाम क्या था, सरस्वती देवी था। इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक एवं स्नातकोत्तर परीक्षा उत्तीर्ण की। ठीक है, उत्तीर्ण की इन्होंने, और तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से पीएचडी उपाधि प्राप्त की। सबसे पहले इन्होंने इस इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ये 2 उपाधियां प्राप्त की। ठीक है, 2 परीक्षाएं प्राप्त की तथा कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से फिर पीएचडी की उपाधि इन्होंने प्राप्त कर ली। नाउ आगे बढ़ते हैं। फिर आकाशवाणी के साहित्यिक कार्यक्रमों से संबंध तथा विदेश मंत्रालय में हिंदी विशेषज्ञ भी ये जो है रहे। सन 1966 में यानी 1966 में राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति द्वारा नामित भी हुए। इसी वर्ष इन्हें सोवियत भूमि नेहरू पुरस्कार भी मिला। सन 1969 में यानी 1966 में 2 चट्टानों पर साहित्य अकादमी पुरस्कार भी जो है इन्हें मिला। 2 चट्टानें इनकी एक रचनाएं है। तो इस पे क्या है, इन्होंने अकादमी, इन्हें जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला। सन 1976 में इन्हें पद्म भूषण। अब यहाँ पर मेन चीज आती है कि उन्हें किस नामों से, किस मेन चीजों से उन्हें सम्मानित किया, क्या क्या उन्हें पुरस्कार मिले। तो सबसे पहला है 1969 में 2 चट्टानों पर जो है उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। फिर दूसरा सन 1976 में इन्हें पद्म भूषण मिला तथा 1992 में सरस्वती पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। तो इन्हें कितने, 1, 2 एंड 3 जो है इन्हें पुरस्कार यहाँ पे दिए गए हैं। नेक्स्ट सबसे लास्ट में अब उनकी मृत्यु कब हुई यानी उनका निधन कब हो गया, तो जनवरी सन 2003 में मुंबई में इनका क्या हुआ, निधन हो गया। नाउ आगे बढ़ते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन का कृतित्व अतीव महत्वपूर्ण माना जाता है। इनकी प्रमुख रचनाओं का नाम है, प्रमुख रचनाएं, अब इनकी प्रमुख रचनाएं भी हमें याद रखनी है कि कौन कौन सी थी। तो इनकी प्रमुख रचनाओं के नाम क्या क्या है, मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। यहाँ पे थोड़ा सा बस आपको ध्यान रखना है कि मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश। ठीक है, तीनों में मधु जो है सेम है, बस ये पीछे का जो है नाम आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में है निशा निमंत्रण, आकुल अंतर, एकांत संगीत, मिलियामिनी, सतरंगिणी, आरती और अंगारे, नए पुराने झरोखे, टूटी फूटी कड़ियां, काव्य संग्रह है ये, क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण फिर, बसेरे से दूर, 10 द्वार से सोपन तक, आत्मकथा 4 खंड तथा प्रवास की डायरी आदि। अब यहाँ पर इतने सारे अगर आपको याद नहीं हो रहे हैं तो कम से कम
3 से 4 या 4 से 5 आपको यहाँ पर याद रखने ही रखने हैं। जैसे छोटे छोटे याद रख लीजिए, जैसे मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशान, आकुलंतर, ये एक छोटी आपको याद रहनी चाहिए। पूरा नहीं करो तो हाँ, लेकिन थोड़ा तो आपको रखना ही पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब बात करते हैं कविता का परिचय। यहां तक अभी हमने किया कवि का परिचय, अब बात करते हैं कविता। कविता के परिचय में प्रस्तुत पाठ में हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता निशा निमंत्रण काव्य संग्रह का एक गीत संकलित है। जैसे कि जब हम इनकी सप्रसंग व्याख्या भी करेंगे तो ये चीज यहाँ पे आएगी कि प्रस्तुत पाठ यानी प्रस्तुत काव्यांश। अब यहाँ पे बात है पाठ की, तो प्रस्तुत पाठ में हरिवंश राय बच्चन द्वारा रचित आत्म परिचय कविता इनकी निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है। कहाँ से ली गई है? निशा निमंत्रण काव्य संग्रह से ली गई है। नेक्स्ट, इस गीत में इन्हें यह प्रतिपादित किया गया है कि अपने को जानना दुनिया को जानने से भी अधिक कठिन है। अब यहाँ पे इस कहानी के यानी इस आत्मकथा के अंदर, इस इनके पाठ के अंदर इन्होंने बताने की कोशिश की है कि अपने आप को जानना दुनिया को जानने से भी कठिन है। समाज से व्यक्ति का संबंध खट्टा मीठा तो होता ही है, जग जीवन से पूरी तरह निरपेक्ष रहना संभव नहीं है। व्यक्ति को चाहे दूसरों के अपेक्षा कष्टकारी लगे, परंतु अपनी असीमता अपनी पहचान कर उसका परिवेश ही उसकी दुनिया है। सांसारिक द्वंद्वात्मक संबंधों के रहते हुए भी व्यक्ति जीवन में सामंजस्य स्थापित कर सकता है। पाठ में संकलित दिन जल्दी जल्दी ढलता है। अब यहाँ पे जैसे कि आत्म परिचय थी, उसी तरीके से एक यहाँ पे हमें एक दी गई है, एक संग्रह और है, एक पोयम और दी गई है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। गीत में एक प्रस्तुत गीत है हमारे सामने। कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन के अकेलेपन की कुंठा अभिव्यक्ति की है। यात्रा पथ पर चलता हुआ पथिक अब मंजिल पास ही है, ऐसा सोचकर अधिक तेज गति से चलने लगता है। अब इस दिन जल्दी जल्दी ढलता है में क्या बताया गया है कि एक पथिक, एक आदमी अपना घर पास ही है जानकर अपनी शाम को, यानी शाम को जब वो अपने घर जा रहा है काम से थक कर, तो उसका घर पास ही है यह सोचकर और तेजी से चलने लगता है। तो यहाँ पर वो वही बता रहे हैं कि ऐसा सोचकर वो अधिक तेजी से चलने लगता है। और वो जो आदमी है वो क्या सोच रहा होता है कि जो उसका घर है वहां पर उसके लोग क्या कर रहे होंगे? उसका इंतजार कर रहे होंगे। क्या कर रहे होंगे? उसका इंतजार कर रहे होंगे। तो उस बात को, वहां पर उनकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इस चीज को जानकर और तेजी से वो जो है अपने घर की ओर चलने लगता है। वह सोचता है कि घर पर लोग उसकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, इससे उसके कदमों की गति जो है बढ़ जाती है। लेकिन अब यहाँ पे बात हो रही है एक अपने जो कवि है, लेकिन जब कवि का जीवन एकांकी हो तो वह किसके लिए ऐसा उत्सुकता रखेगा? यानी यहाँ पर अब क्या बताया जा रहा है कि जो है कवि है वो अकेले हैं। अब उनके जीवन में तो कोई नहीं है, तो अब उनके जीवन में कोई नहीं तो वो किस प्रकार से, यानी अब वो किस के लिए जो अपने घर है वो जल्दी जल्दी जाएंगे? ठीक है, कवि ने इसमें अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद के कुंठामय जीवन का चित्रण करते हुए यह संदेश दिया है कि जीवन में लक्ष्य प्राप्ति हेतु संघर्ष करने से उत्साह बढ़ता है, परंतु प्रेम के अभाव में निराशा दुर्बलता आती है। यहाँ पे ये चीज हमें बताई गई है। अभी स्टार्ट करते हैं हम सप्रसंग व्याख्या। यहाँ पर जो आपको व्याख्या कराई जा रही है वो आप अपने पेपर में भी लिख कर आ सकते हैं। ठीक है, आपको उसी पैटर्न से कराया जाएगा, तो आप अच्छे से एक बार इसे पढ़िएगा और फिर अच्छे से समझ में आ जाएगी। बहुत इजी है, ठीक है, ऐसा कोई दिक्कत है नहीं। सबसे पहले उठाएंगे हम आत्म परिचय को। पहला ही अंतराल, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। अब यहाँ पर ये जो है इसकी लाइनें स्टार्ट हो रही हैं, ध्यान से समझेंगे हम। अभी पहले एक बार पढ़ते हैं। मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं, फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं। कर दिया किसी ने झनकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं स्नेह सुरा का पान किया करता हूं, कभी न जग का ध्यान किया करता हूं। जग पूछ रहा उनको जो जग की गाते, मैं अपने मन का गान किया करता हूं। तो ये था हमारा एक पूरा। अब इसका हम सप्रसंग व्याख्या देखेंगे।
अच्छे से समझिएगा। सबसे पहले देखेंगे जी प्रसंग। प्रसंग में हमें क्या दिया गया है? प्रस्तुत काव्यांश कवि हरिवंश बच्चन द्वारा लिखित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। सेम इसी पैटर्न से आप भी अपने पेपर में लिख कर आएंगे। रट लो इसको। अब यहाँ पर एक चीज और मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे कि अभी हम जो है चैप्टर 1 कर रहे हैं, ठीक है, इसी तरीके से चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 करेंगे और सभी में जो है सप्रसंग व्याख्या होंगी। ठीक है, सभी में सप्रसंग व्याख्या होंगी, आप भी समझते हैं इस चीज को। अब यहाँ पर एक फॉर्मेट है। सबसे पहले प्रसंग लिखेंगे। प्रसंग लिखने का मैं आपको तरीका बता देता हूं। सबसे पहले क्या करना है? प्रस्तुत काव्यांश या गद्यांश, ठीक है, सबसे पहले लिखना है जी प्रस्तुत। अब यहां पर आप किसकी कर रहे हैं? काव्यांश की कर रहे हैं या फिर किसकी? गद्यांश की कर रहे हैं, वो चीज आपको मेंशन करनी है। अब यहां पर हो रही है बात काव्यांश की, तो हम लिखेंगे प्रस्तुत काव्यांश। अब यहां पे किसका नाम आएगा? यहां पर आएगा राइटर का नाम। ठीक है, यहां पर राइटर का नाम आएगा, कवि हरिवंश बच्चन। अब यहां पर उसके बाद में उनके द्वारा लिखित है ये। अब उसके बाद में जो भी उनका काव्य संग्रह है वो यहाँ पर हम मेंशन करेंगे। अगर नहीं है तो सीधा हम जो है अपना पाठ का जो उनकी स्टोरी है उसका नाम लिख देंगे। अब यहाँ पर हमारे पास काव्य संग्रह है कौन सा? निशा निमंत्रण। निशा निमंत्रण इनका एक काव्य संग्रह है, उसकी भी एक कविता है, ये आत्म परिचय से लिया गया है। उसकी एक कविता है आत्म परिचय, और उससे ये जो है हमें जो यहाँ पे अंतरा हमें देखने को मिला है वो लिया गया है। लिया गया है। समझ गए इतनी बात? अब इतनी लाइन तो फिक्स ही है, इसे रट लो ना। आगे बढ़ो। इसमें कवि ने अपने जीवन शैली का परिचय दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात और जुड़ गई कि इसमें अपने जो कवि हैं उन्होंने जीवन, अपना जो जीवन का परिचय है, जीवन शैली का परिचय वो दिया है कि वे किस प्रकार विपरीत परिस्थितियों में भी जीवन में स्नेह भार लिए घूमते हैं। स्नेह भार का मतलब यहाँ पे मस्त रहते हैं, ठीक है, खुश रहते हैं। दुख, अपनी विपरीत परिस्थिति यानी अपनी दुखी जीवन में, ठीक है, दुखी जीवन यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको। दुखी जीवन में अपने में वो किस तरीके से खुश होने की कोशिश करते हैं, खुश रहते हैं, तो वो चीज यहाँ पे उन्होंने मेंशन करी है। अब यहाँ पे पढ़ेंगे व्याख्या। व्याख्या क्या क्या मतलब? देखो, प्रसंग पढ़ लिया, अब व्याख्या यानी जो भी हमने ये अभी ऊपर लाइंस पढ़ी इनको अच्छे से यहाँ पे एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, व्याख्या सबसे पहले दे रखा है, कवि कहता है कि मैं संसारिक जीवन का भार अपने ऊपर लिए फिरता रहता हूं। ये किस लाइन का है? ये कौन सी लाइन को रिडायरेक्ट कर रहा है? ये कर रहा है, मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूं। कवि क्या कहता है कि मैं इस संसार का जो भार है, इस सांसारिक भार है, वो अपने ऊपर लिए फिरता रहता हूं। किसी प्राय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं को स्पर्श करके हृदय रूपी वीणा के तार से इसे झनकृत कर दिया है। वो क्या कहता है कि मैं इस कर दिया झनकृत, जिनको छूकर मैं सांसों के दो तार लिए फिरता हूं। मैं जगजीवन का भार लिए फिरता हूं, यानी इस जीवन रूपी भार को मैं अपने ऊपर जो है लिए फिरता हूं। फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूं, लेकिन और फिर भी मैं जो है अपने जीवन में खुश हूं। किसी प्रिय ने मेरे हृदय की कोमल भावनाओं को स्पर्श करके हृदय रूपी वीणा के तारों को झनकृत कर दिया है। इस तरह मैं अपनी सांसों के दो तार लिए हुए जग जीवन में फिरता हूं। अब कितना इजी है, काफी जो शब्द हैं वो ऊपर से ही उठ के आ गए, जैसे कि सांसों के दो तार लिए फिरता हूं, किसी रूपी वीणा, हृदय रूपी वीणा, ठीक है। यहाँ पर अपने ऊपर सांसारिक जीवन, यहाँ पे कवि कहता है कि मैं इसमें अपने भार लिए फिरता हूँ, यानी अब यहाँ पे इजी है समझना बहुत। वो क्या कहता है कि मैं अपने जीवन भार लिए फिरता हूँ, यानी अपना जो सांसारिक जीवन है मैं उसका अपने ऊपर जो है भार लिए फिरता रहता हूं। नाउ आगे बढ़ते हैं। कवि बच्चन कहते हैं कि मैं प्रेम रूपी शराब को पीकर मस्त रहता हूं। इस लाइन का आंसर है ये, मैं स्नेह स्वरा का पान किया करता हूं। ठीक है, मैं स्नेह स्वरा का पान किया करता हूं, यानी मैं अपनी प्यार रूपी शराब को पीकर मस्त रहता हूं। उसके बाद, इसी मस्ती में इस बात का विचार कभी नहीं करता हूं कि लोग मेरे संबंध में क्या कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद फिर वो
कुछ नहीं सोचते, इस बात को विचार नहीं करते कि लोग उनके बारे में क्या कहेंगे। मैं इस बात की चिंता नहीं करता हूं, यह संसार तो उन्हें पूछता है। अब वो यहाँ पर संसार के बारे में वो कह रहे हैं कि यह जो संसार है वो उनको पूछता है जो उनकी गाते हैं। मैं इस बात की चिंता नहीं करता हूं, यह संसार तो उन्हें पूछता है, अर्थात उनकी प्रशंसा करता है जो उनके कहने पर चलते हैं, ठीक है, उनके अनुसार गाते हैं। किंतु मैं अपने मन की भावनाओं के अनुसार गाता हूं तथा कविता में अपनी ही मनोभावों को अभिव्यक्ति देता हूं। अब यहाँ पर वो क्या है, संसार के बारे में थोड़ी सी बातें बोल रहे हैं कि ये जो संसार है, ये जो लोग हैं, उन्हीं की बात करते हैं, उन्हीं को गाते हैं, उन्हीं को मानते हैं, उन्हीं को पूछते हैं, जो उनकी बातें करते हैं, उनके अनुसार चलते हैं लोग। ठीक है, यहाँ पर ये हमारा जो पहला अंतराल खत्म हुआ। अब इसके हम देखेंगे विशेष। पहला, कवि इसमें अपने जीवन के सुख और दुख व प्रेम के दायित्व का भार स्वयं उठाए चलने को कहते हैं, साथ ही स्वयं के मानुसार चलने की बात कहते हैं। दूसरा, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग हुआ है, रूपक व अनुप्रास अलंकार की सहज अभिव्यक्ति हुई है, प्रसाद गुणों का प्रयोग है, कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग है। विशेष में पहली लाइन तो आपको उसमें से छाटनी है कि भाई इसमें कवि क्या कहना चाह रहा है, और दूसरी आप इसमें ये लिख सकते हो कि कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग हुआ है। अब जहां पर कोमलकांत होगा वहां पे कोमलकांत लिख दीजिएगा, ठीक है। जहां पर थोड़ी सी अट्रैक्टिव होगी वहां पे उस तरीके से आप देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दूसरा दूसरा पढ़ते हैं। मैं निज उर के उद्गार लिए फिरता हूँ, मैं निज उर के उपहार लिए फिरता हूँ, है यह अपूर्ण संसार न मुझको भाता, मैं सपनों का संसार लिए फिरता हूँ। मैं जला हृदय में अग्नि दहा करता हूँ, सुख दुख दोनों में मग्न रहा करता हूँ। जब जग भव सागर तरने को नाव बनाए, मैं भव मौजों पर मस्त बहा करता हूँ। हाँ हाँ, जानते हैं भाई, अभी समझ में नहीं आया, ठीक है ना, अभी समझ में नहीं आया आप लोगों के कि इसमें बातें क्या कही गई। तो बिना देरी के चलो नीचे चलते हैं और देखते हैं इसका सब प्रसंग व्याख्या। सबसे पहले प्रसंग देखेंगे, वही सारी चीजें सेम हो जाएंगी, ठीक है। क्या वही सारी चीजें सेम हो जाएंगी कि यहाँ पर प्रस्तुत काव्यांश हरिवंश द्वारा लिखित निशा निमंत्रण की आत्म परिचय लिखा हुआ है, जिसमें अब यहाँ पर जिसमें कवि ने स्वयं के जीवन की शैली तथा संसार के व्यवहार का परिचय दिया है। व्याख्या की बात करते हैं। कवि कहता है कि मैं अपने हृदय में नए नए भाव रखता हूं, ठीक है। कवि क्या कहता है कि मैं अपने हृदय में नए नए भाव रखता हूं, मैं अपने ही हृदय द्वारा दिए गए उपहार सुख दुख को लिए घूमता रहता हूं, मैं उन्हीं मनोभावों को लेकर उड़ता घुमड़ता रहता हूं, मैं किसी अन्य के इशारे पर नहीं चलता, मैं अपने हृदय की भावना को ही श्रेष्ठ भेंट मानकर अपनाता रहता हूं। मुझे यह संसार अधूरा लगता है, इसमें प्रेम का अभाव सा है, यह इसी कारण मुझे अच्छा नहीं लगता। वो ये कहते हैं कि ये इस संसार में प्रेम का अभाव है, इसलिए ये मेरे को जो संसार है वो अच्छा बिल्कुल नहीं लगता। मेरे मन में प्रेम में सुंदर सपनों का संसार है। उनके उनके मन में क्या है, प्रेम में सपनों का संसार है, और वो क्या है, उनका जो प्रेम में सुंदर सपनों का संसार है, और उसी को लेकर मैं आगे बढ़ता रहता हूँ, अर्थात मैं अपनी भावनाओं के अनुसार प्रेम में संसार की रचना करता हूँ। यानी वो अपने मन में ही उस प्रेम में संसार को बनाते हैं और मिटा देते हैं। अभी ये चीज आगे पढ़ेंगे है। कवि कहता है कि मेरे हृदय में प्रेम की अग्नि जलती रहती है और मैं उसी की आंच से स्वयं तपा करता हूँ। कवि कहता है कि मैं प्रेम दीवानगी में मस्त होकर जीवन में सुख दुख दोनों दशाओं में मग्न रहता हूँ। यह संसार विपदाओं का सागर है, मैं इसे प्रेम रूपी नाव से पार करना चाहता हूँ, इसलिए मैं भव सागर की लहरों पर प्रेम की उमंग और मस्ती के साथ बहता रहता हूँ। इस तरह मैं प्रसन्नता पूर्वक जीवन नाव से संसार सागर के किनारे लग जाता हूँ, सभी परिस्थितियों में मैं मस्त रहता हूँ। पूरा लिखने की बजाय आप इसका सार भी लिख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट विशेष में हम देखेंगे, कवि संसार की रीतियों से अलग स्वयं के सुख दुख एवं एवं का प्रेम में मग्न रहने का भाव प्रकट करते हैं। उनका कर्तृत्व संसार ही उनका जीवन है।
हिंदी खड़ी बोली का प्रयोग हुआ है, भवसागर में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है, कोमलकांत शब्दावली का प्रयोग है और तुकांत व गोयता प्रमुख गुण हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड, मैं यौवन का उन्माद लिए फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद लिए फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती, भीतर मैं हाय किसी की याद लिए फिरता हूँ। पर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने न जाना, ना दान वही है हाय जहां पर दाना। फिर मूड न क्या जग को इस पर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। प्रसंग की बात करें यहाँ तक तो आपका सेम है, जिसमें कवि अपने हृदय की अवस्था एवं संसार के व्यवहार पर अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं कि कवि के हृदय के सत्य को किसी ने भी जानने की कोशिश नहीं की। व्याख्या करते हैं। कवि हरिवंश राय बच्चन अपने संबंध में कहते हैं कि मैं युवावस्था के नशे में रहता हूँ, मेरे ऊपर प्रेम का पागलपन सवार रहता है, मैं इस दीवानगी में मुझे कदम कदम पर निराशा भी मिलती रहती है, अर्थात दुख विषाद की भावना भी इसमें विद्यमान रहती है। इससे मेरी मनस्थिति बाहर से तो हंसते हुए अर्थात प्रसन्नचित्त रहती है, परंतु अंदर ही अंदर रुलाती रहती है। इस स्थिति का मूल कारण यह है कि मैं अपने हृदय में किसी प्रिय की मधुर स्मृति बसाए हुए हूँ और हर समय उसकी याद करता रहता हूँ और उसके न मिलने से दुखी हो जाता हूँ। कवि कहता है कि मैंने सारे उपाय प्रयत्न करके देख लिए, लेकिन किसी ने भी मेरे हृदय के सत्य को जानने की कोशिश नहीं की। कोई भी मेरे इस जीवन सत्य को कोई नहीं जान पाया। इस तरह जिसे भी देखो वह नादानी कर रहा है। इस संसार में जिसे जहां पर भी धन वैभव और भोग सामग्री मिल जाती है वह वहीं पर दाना चुगने लगता है, अर्थात स्वार्थ पूरा करने लगता है। परंतु कवि की दृष्टि में ऐसे लोग मूर्ख होते हैं, क्योंकि वे जानबूझकर सांसारिक लाभ मोह के चक्कर में उलझे रहते हैं। मैं संसार की इस नासमझी को समझ गया हूँ, इसलिए मैं सांसारिक का पाठ सीख रहा हूँ और सीखे हुए ज्ञान को अर्थात पुरानी बातों को भुलाकर अपने मन के अनुसार चलना सीख रहा हूँ। विशेष कवि ने अपने हृदय के दुखों को तथा संसार के मूढ़ व्यक्तियों के विचित्र दशा को बताया है। कोमलकांत शब्दावली तत्सम भाषा का प्रयोग तथा अनुपास अलंकार की प्रस्तुति द्रष्टव्य है। तत्सम प्रधान की खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। ये हमारा हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना बना कितने जग रोज मिटाता, जग जिस पृथ्वी पर जोड़ करता वैभव, मैं प्रतिपग से उस पृथ्वी को ठुकराता। प्रस्तुत काव्यांश हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इसमें कवि ने संसार के एवं अपने हृदय के संबंध तथा संसार की निष्ठुरता को व्यक्त किया है। व्याख्या। कवि अपने और संसार की क्रियाओं के विषय में कहते हैं कि मैं एक कवि जो कि स्वभाव से ही संवेदनशील होता है, और कहाँ ये संसार हम दोनों के मध्य किसी प्रकार का रिश्ता क्या। संसार अपनी निष्ठुरता के लिए जाना जाता है और मैं अपनी प्रेम है हृदय के लिए। इसलिए न जाने मैं अपनी कल्पनाओं में अपनी भावनाओं के अनुरूप कितने ही संसार रोज बनाता मिटाता हूँ। मेरा संसार से कोई नाता या संबंध नहीं है। मेरा तो इस संसार के साथ टकराव अलगाव चलता रहता है। मैं रोज एक नए संसार की अर्थात नए आदर्श की रचना करता हूँ और उससे पूरी तरह संतुष्ट ना होने पर उसे मिटाने का प्रयास करता हूँ। यह संसार जिस धन समृद्धि को एकत्र करने में लगा रहता है, मैं उसे पूरी तरह ठुकरा देता हूँ। इस तरह मैं संसार को ठुकराकर सत्य और प्रेम के पथ पर बढ़ता रहता हूँ। विशेष कवि ने यहाँ स्वयं की अर्थात कवि जीवन की सांसारिक से भिन्न विशिष्ट बताया है। प्राय कवि जन भावना के काल्पनिक संसार में जीते हैं, वे सांसारिकता को ठोकर मारते हैं। इस तथ्य की यहाँ सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। जग जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, विश्लेषण विपर्य है, अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश और अनुप्रास सीमक अलंकार दृश्य है। फिफ्थ, मैं निज रोदन में राख लिए फिरता हूँ, शीतल वाडी में आग लिए फिरता हूँ। ओ जिस पर भूषों के प्रसाद निछावर, मैं खंडहर
मैं वह खंडहर का भाग लिए हुए फिरता हूँ। मैं रोया इनको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते इनको छंद बनाना। क्यों कवि कहकर संसार मुझको अपनाए, मैं दुनिया का हूँ नया दीवाना। अब यहाँ पर ये जो हमने अभी पैराग्राफ देखा, ये जो है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 2021-22 के अंदर भी आ चुका है। ठीक है। प्रस्तुत प्रसंग बात करें तो प्रस्तुत काव्यांश कवि हरिवंश द्वारा रचित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता निशा निमंत्रण की कविता आत्म परिचय से लिया गया है। इसमें कवि ने संसार एवं अपने हृदय के संबंध तथा संसार की निष्ठुरता को बतलाया है, व्यक्त किया है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। वेट, यस, ओके। व्याख्या, कवि कहता है कि मेरा वेट, हाँ, कवि कहता है कि मैं रोदन में भी मेरा प्रेम भाव झलकता है, मैं अपने गीतों में प्रेम के आंसू बहाता हूँ। मेरी वाणी यद्यपि कोमल और शीतल है, फिर भी उसमें प्रेम की तीव्र ऊष्मा एवं वेदना का ताप है। प्रेम पर राजाओं के विशाल महल न्योछावर होते हैं, उन पर मैं अपने प्रेम के खड़ खंडहर न्योछावर कर सकता हूँ। प्रेम की निराशा के कारण मेरा जीवन एक खंडहर जैसा है, फिर भी मैं उस खंडहर रूपी प्रेम को अपने जीवन का अहम भाग मान मान साथ लिए फिरता हूँ। कवि इसमें अपने प्रेम की पीड़ा को स्वयं साथ रखने की बात कह रहे हैं। कवि कहता है कि जब मैं रोया और मेरे हृदय का दुख करुणा शब्दों में व्यक्त हुआ, तो इसे लोग गाना गीत कहने लगते हैं। जब मैं प्रेम के आवेग से भरपूर पूरे उन्माद से अपने भावों को व्यक्त करता हूँ, तब संसार के लोग उसे छंद कहने लगते हैं। वास्तव में तो मैं कवि नहीं हूँ, अपितु प्रेम दीवाना हूँ। विशेष, कवि अपनी संवेदनशील भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। संसारिक लेन देन से उनकी हृदय की पीड़ा से कोई मतलब नहीं है, वे अपने दुख में भी प्रसन्न हैं। कोमलकांत शब्दावली विरोधाभास उपनाम तथा अलंकार का प्रयोग निहित है। इसमें उमर खयाम की रुबाइयां जैसी मस्ती है। टेक्स्ट, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिनको सुनकर जग झूमे झुके लहराए, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। यहाँ पे प्रसंग वही रहेगा। इसमें क्या है, इसमें कवि ने अपने दुख पीड़ा व अपने मस्त मौन व्यवहार का चित्रण किया है। व्याख्या, कवि कहता है कि मैं संसार के प्रेम रूपी दीवाने की विचरण करता हूँ। मैं जहाँ भी जाता अब अपनी दीवानगी से सारा वातावरण को मस्ती से भर देता हूँ। मेरी हार्दिक भावना प्रेम की संपूर्ण मस्ती से छाई है। मैं प्रेम और यौवन के गीत गाता हूँ। मैं सभी को इसी प्रेम की मस्ती में झूमने का संदेश देता रहता हूँ। लोग मेरे इसी संदेश को गीत समझ लेते हैं, जबकि मैं सबको अपने व्यवहार द्वारा सभी दुखों से दूर रहने का संदेश देना चाहता हूँ। कवि ने बताया कि उसके हृदय के उद्गार को संसार गीत समझते हैं, लेकिन वे उद्गार संदेश स्वरूप होते हैं कि लोग अपने जीवन को उत्सव की तरह जाएं, बताती है। कोमलकांत शब्दावली संप्रधान भाषा प्रसाद गुण एवं अनुप्रास अलंकार पद की विशेषता है। लिए फिरता हूँ कि आवृत्ति से काव्य संगीत में मधुर मस्ती आ गई है। अब यहाँ पर स्टार्ट होती है हमारी जी दूसरी, जानी कि हमने बोला था ना कि सेकंड, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। फर्स्ट इससे पहले हमने कर ली, तो फर्स्ट हमारी हो चुकी है कंप्लीट। देन अब सेकंड स्टार्ट करते हैं। दिन जो है जल्दी जल्दी ढलता है, थोड़ी सी मैंने आपको समरी पहले भी बता दी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए ना पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत काव्यांश कवि हरिवंश बच्चन द्वारा लिखित काव्य संग्रह निशा निमंत्रण की कविता। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, गीत। गीत दिन जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है। इसमें कवि ने दिन ढलने व पथिक के घर लौटने का वर्णन किया है। दिल ढलने की गति के साथ पथिक के हृदय की व्याकुलता को भी व्यक्त किया गया है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। व्याख्या, कवि कहता है कि दिन भर चलकर अपनी मंजिल के समीप पहुंचने वाला पथिक सोचता है कि अब अपनी मंजिल पास ही है, परंतु उस मंजिल तक पहुंचने से पहले ही कहीं रात ना हो जावे।
और वहां तक नहीं पहुंच पावे, यह सोचकर दिन का थका हुआ पथिक जो है अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाता है। प्रिय मिलन की आतुरता में उसे पथिक को ऐसा प्रतीत होता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। आशय यह है, अब इससे आशय क्या है? आशय यह है कि पथिक के मन में मंजिल तक पहुंचने तथा वहां पर प्रिय मिलन की आशा बढ़ रही है। शरीर थका हुआ होने पर भी उसके मन में उमंग, उल्लास और आशा का संचार हो रहा है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विशेष कवि ने बताया कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए शीघ्रता होनी चाहिए तथा उत्साह एवं लगन में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। शब्द योजना सरल, अब इसमें देखिए बात की जाए तो शब्द योजना जो है इसकी सरल है और भावपूर्ण है। पुनरुक्ति, प्रकाश एवं अनुप्रास अलंकार का इसमें योग है। तत्सम प्रधान खड़ी बोली का हिंदी का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट सेकंड, बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के बढ़ता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। निशा निमंत्रण कविता गीत जल्दी जल्दी ढलता है से लिया गया है। इसमें कवि ने प्रकृति एवं पक्षी के माध्यम से मनुष्य को संदेश दिया है कि अपना कार्य शीघ्र करके लक्ष्य को प्राप्त करें, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कहता है कि एक चिड़िया जब आकाश में उड़ती है और आकाश में उड़ते हुए अपने घोंसलों की ओर लौट रही होती है तो वह सोचती है कि मेरे बच्चे मेरी राह देख रहे होंगे। वे घोंसले में बैठे हुए मेरे लौटने की आशा में बाहर की ओर झांक रहे होंगे। यह सोचकर वह अपने पंखों को अधिक गति देने लगती है। उस समय उसके पंख में कितनी चंचलता रहती है। वस्तुतः जब दिन जल्दी जल्दी ढलने लगता है तो प्रत्येक पथिक में अपनी मंजिल तक पहुंचने की तीव्रता दिखाई देती है। के माध्यम से कवि ने प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य, अपना लक्ष्य प्राप्त करने तथा शीघ्रता से करने को कहा, क्योंकि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, अर्थात हमारा समय तेज गति से व्यतीत हो रहा है। यहाँ पर कवि का दर्शन भाव व्यक्त हो रहा है। संसार की क्षणभंगुरता एवं निश्चितता की ओर भी कवि का संकेत है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विशेष की बात की जाए, कवि ने पक्षी के माध्यम से संसार की मोह माया एवं घर जल्दी लौटने का जो प्रतीकात्मक अर्थ व्यक्त किया है, संसार की क्षणभंगुरता पर प्रकाश डाला है। भाषा सरल एवं भावमूल है। तत्सम शब्दावली के साथ खड़ी बोली का जो है इसमें प्रयोग किया गया है। गेयता एवं मधुरता का समावेश भी इसमें हमें मिलता है। थर्ड, मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को पढ़ता और मैं विहलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत पंक्तियांश यहाँ से हमारा ठीक है। इसमें कवि ने सांसारिक भाव को भरते हुए स्वयं को संसार में अकेला बताते हुए कहा कि वह किसके लिए हृदय में व्याकुलता भरकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करे। कवि व्याख्या में हम देखेंगे, कवि कहता है कि मेरा कोई नहीं है, मुझसे मिलने के लिए कोई व्याकुल हो, फिर मेरा हृदय किसके लिए चंचल हो। यह प्रश्न मेरे बढ़ते हुए कदमों को शिथिल कर देता है, यानी क्या कर देता है? धीरे कर देता है, कमजोर कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? कमजोर कर देता है, धीरे कर देता है बेसिकली। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और मेरे हृदय में निराशा तथा उदासी की भावना भरने लगती है। यह प्रेम ही है जिसकी व्याकुलता से दिन जल्दी जल्दी ढल जाता है, अर्थात प्रिय के विरह वियोग से हृदय निरंतर व्यथित रहता है, जिससे दिन जल्दी जल्दी ढल जाता प्रतीत होता है और रात फिर विरह वेदना को बढ़ाती रहती है। सांसारिक भावों की ओर कवि का इशारा है। वह कहते हैं कि सबका कोई ना कोई होता है जिसके लिए व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर होता है, किंतु यह मेरा यहाँ जो है मेरा कोई नहीं है जिसके लिए हितार्थ में कोई क्या करूं। विशेष में कवि ने अपने एकल व्यक्तित्व भावना
को व्यक्त किया है। कार्य की पूर्णता लक्ष्य पर निर्भर होती है, जिसके लिए सभी अपना कार्य शीघ्र करने की कोशिश करते हैं। भाषा सरल, प्रभावपूर्ण, तत्सम एवं भावानुकूल है। जीवन शैली में सुखांत, योग्यता एवं लय शैली है। अनुप्रास, अगनपा एवं विरह व्यर्थ का वर्णन भी हुआ है। तो यहाँ पर ये जो हमारा जो चैप्टर है 1, आज इस वीडियो के अंदर हमने चैप्टर 1 कवर किया। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आप जब तक पढ़ते रहिए और चैनल को देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट वगैरह में जाकर सारी पढ़ने की स्टडी मटेरियल मिल जाएगा। तो हम मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।